नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास में एक वंश है जिसका नाम है राठौड़ वंश। कौन सा? राठौड़ वंश। और इस राठौड़ वंश ने जो शासन किया वो मारवाड़ क्षेत्र में किया। कहाँ पर किया? मारवाड़ क्षेत्र में। तो मारवाड़ क्षेत्र का जो राठौड़ वंश है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि राठौड़ वंश ने केवल इस मारवाड़ क्षेत्र में ही शासन किया हो। मारवाड़ को बाद में जब राव जोधा के द्वारा जोधपुर बसा दिया जाएगा तो उसके बाद में जोधपुर के राठौड़ वंश भी कहते हैं। तो जोधपुर का राजवंश पढ़ रहे हैं हम मुख्य रूप से तो। और इस जोधपुर के राजवंश में से ही राव जोधा का एक बेटा है जिसका नाम है राव बीका। कौन है? राव बीका। वो बीकान के द्वारा बीकानेर की स्थापना की जाएगी और बीकानेर में भी एक वंश चलेगा जिसका नाम भी क्या होगा? राठौड़ वंश होगा। ध्यान रखना। फिर इसी में ही एक शासक आएंगे जिसका नाम होगा मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम होगा? राठौड़ वंश का ही, वो मारवाड़ का ही है, ध्यान रखना। मोटा राजा उदय सिंह अकबर के समय ना। तो इसका एक बेटा है जिसका नाम है किशन सिंह। क्या नाम है? किशन सिंह। और किशन सिंह के द्वारा एक और राठौड़ वंश की एक शाखा की स्थापना की जाएगी किशनगढ़ में। तो मुख्य रूप से इस राठौड़ वंश को हम तीन जगह पढ़ते हैं। एक तो किशनगढ़ का राजवंश पढ़ते हैं तब, और एक बीकानेर का पढ़ते हैं तब, और एक मारवाड़ का पढ़ते हैं। मारवाड़ का ही दूसरा नाम क्या मिलेगा आपको? जोधपुर का राठौड़ वंश। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल ले, मारवाड़ का राठौड़ वंश या जोधपुर का राठौड़ वंश। लिख लिया? मारवाड़ का राठौड़ वंश या फिर जोधपुर का राठौड़ वंश। देखिए, ये मैप अभी बिल्कुल अपडेट वाला मैप नहीं है, पुराना मैप है, लेकिन इससे थोड़ा सा आइडिया हम लगा सकते हैं कि जो प्राचीन समय में जिन जिन रियासतों ने यहाँ पे शासन किया उन रियासतों के बारे में थोड़ा सा इसमें दर्शा रखा है। तो एक तो इसमें मारवाड़ रियासत को दर्शा रखा है। किसको? मारवाड़ रियासत किस तरफ थी? फिर नीचे की तरफ इधर देखेंगे तो मेवाड़ रियासत थी, और नीचे वागड़ क्षेत्र आ जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है। इसके अलावा कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की तरफ जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम हाड़ा चौहान। ठीक है। तो हाडोती क्षेत्र आ जाता है उधर, और ये डूंडाड़ क्षेत्र आ जाता है, जहाँ पर जयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? डूंडाड़ क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर कछवा वंश ने शासन किया, और ये शेखावटी वाला आ जाता है, और भरतपुर वाला शायद इसमें नहीं दर्शा रखा ना। भरतपुर का भी जाट राजवंश है, ध्यान रखना। तो अलग अलग राजवंशों में हम पढ़ते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से मेवाड़ में, इस क्षेत्र में जिस वंश ने शासन किया उसका नाम था राठौड़। क्या था? राठौड़। आप किसी भी वंश के बारे में, प्रारंभिक इतिहास के बारे में पढ़ोगे तो इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? साहित्यिक स्रोत या कोई पुरातात्विक स्रोत होते हैं, उनसे जानकारी मिलती है। अब चाहे उसमें कोई सिक्के हो, चाहे कोई शिलालेख हो, वहां से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो भी राजवंश होता है, जब शुरुआत में वो राजवंश आता है तो उसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, और मिलती है तो वो संदिग्ध पूर्ण होती है। किसी भी राजवंश को उठा के देख लो आप, कोई सा भी राजवंश पढ़ोगे तो इसमें शुरुआत में जिस वंश ने शासन किया यहाँ पर मेवाड़ में, तो यहाँ पर क्या, सॉरी मारवाड़ में, तो राठौड़ी थे क्या? इससे पहले कोई वंश यहाँ पे शासन कर रहा था? एक तो इस बिंदु को भी देखना होता है। दूसरी बात, यहाँ पे राठौड़ वंश ने शासन किया तो राठौड़ ने क्यों किया, उसके पीछे कौन सी परिस्थितियां रही, उनको देखेंगे। फिर हम एक तो ये देखते हैं राठौड़ आए कहाँ से, इनका जो इतिहास रहा है उसको भी जानना जरूरी होता है। और फिर इसकी स्थापना करने वाले जिसको हम आदि पुरुष भी कहते हैं। अब आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश के जो आदि पुरुष थे वो राव सिया थे। कौन थे? राव सिया। हाँ, ये सच्चाई है कि राव सिया से ही शुरुआत होती है, लेकिन राव सिया खुद कहाँ से आए थे, उसका व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो राव सिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। राव सिया खुद कहाँ से आए थे, कौन थे राव सिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही में राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही में इस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के 3 बिंदु होते हैं, कोई भी क्षेत्र, उसके भौगोलिक दशाओं के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो इसके आसपास कौन सा क्षेत्र है, इसको मारवाड़ क्यों कहा गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही में इन राठौड़ों के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे किसके बारे में?
रावसिया। रावसिया के जो उत्तराधिकारी हुए बाद में कौन शासक बने, क्रमबद्ध तरीके से जो भी शासक बने सभी के समय की जो कालक्रम में जो घटना घटित हुई है उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल ली होगी मारवाड़ का राठौड़ वंश, इसे जोधपुर का राठौड़ वंश भी कहते हैं, लेकिन जोधपुर का राठौड़ वंश शुरू होता है कहाँ से, राव जोधा के समय से। जब जोधपुर की स्थापना होगी उसके बाद में तो जोधपुर बोलोगे आप। जैसे हमने कछवाहा राजवंश पढ़ा, तो कछवाहा राजवंश का जो शासन रहा आमेर में रहा, और आमेर की जगह पर ही बाद में नाम पड़ गया जयपुर, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की। तो आप आमेर का कछवाहा वंश बोलो या जयपुर का कछवाहा वंश बोलो, बात एक ही, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखो इसमें मारवाड़ के अन्य नाम, मारवाड़ के अन्य नाम। लिखो मरुवार, क्या नाम मिलेगा आपको, मरुवार या मरुथान, मरुथान या मरुस्थल या मरु प्रदेश, मरु प्रदेश, धनु क्षेत्र, धानवंत दुर्ग होते हैं ना, धनु क्षेत्र, धनु क्षेत्र, धनु प्रदेश, धनु प्रदेश, लिख लिया। लिखो ये क्षेत्र मुख्यतः अगर अगर आप इस मैप में देखते हो तो ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र में आता है, मुख्य रूप से किधर आता है, पश्चिमी भूभाग में आता है। जैसे हम ज्योग्राफी में भौतिक विभाजन करते हैं तो उसमें पश्चिमी क्षेत्र में कह सकते हैं आप। तो लिखिएगा यह क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का भाग है। देखो मारवाड़ क्षेत्र को ही जोधपुर के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर रियासत है ना, जोधपुर के नाम से भी जाना जाता है। देखो विद्यार्थियों ये मरु और वाड़ शब्द से मिलकर बना है, किससे बना है, देखिएगा मारवाड़ शब्द मरु और वाड़ शब्द से मिलकर बना है। हम जिस रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं उसके जो नाम है उसके बारे में लिख रहे हैं हम, है ना। अभी हमने वंश के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। यहाँ मरु का मतलब है रेगिस्तान और वाड़ का मतलब है एक विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र। तो रेगिस्तान का एक विशेष क्षेत्र क्या कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है विद्यार्थियों, लिख लिया। देखो अब इस मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, अभी जिसको हम मारवाड़ बोलते हैं सामान्यतः, वो कौन कौन से अभी वर्तमान के कौन से जिले आते हैं इसमें, तो जोधपुर संभाग के या जोधपुर के आसपास के जिले आते हैं, ठीक है। लिखो मारवाड़ के अंतर्गत वर्तमान के निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। उस समय जो प्राचीन मारवाड़ था ना, अब ध्यान रखना जैसे उस समय का कोई शासक होगा तो मारवाड़ की सीमा कभी तो बढ़ा देगा कभी घट जाएगी, ध्यान रखना अलग अलग शासकों के समय अलग अलग, लेकिन एक सामान्य मारवाड़ क्षेत्र किसको कहा गया है, अभी वर्तमान वाले जो जिले हैं वो लिख लो आप। जोधपुर किसको कहा जाता है, जोधपुर, पाली, जैसलमेर,
बाड़मेर, नागौर, जालोर, बालोतरा, डॉट डॉट कर देना, और भी हो सकते हैं वो छोटे मोटे, है ना। मुख्य रूप से तो यही है। पाली, पाली भी लिखना है, पाली मारवाड़ का पार्ट है। मारवाड़ जंक्शन शायद पाली में पड़ता है। हाँ, पाली का हिस्सा है शायद मारवाड़ जंक्शन, ठीक है। हाँ, नागौर का भी कुछ पार्ट आता है इसमें, नागौर लिखना है। अब देखो, इस क्षेत्र पर जो रियासत, जो वंश शासन करने वाला है उसका नाम है राठौड़ वंश। कौन सा है? राठौड़ वंश है। अब राठौड़ वंश जब यहाँ पे शासन करने आया, उससे पहले एक वंश शासन करता था यहाँ पर, जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। लिखो, इस क्षेत्र में, ये जो मारवाड़ रियासत पढ़ रहे हैं ना हम, इस क्षेत्र में राठौड़ों से पहले या राठौड़ वंश से पहले गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा था। और वो भी मुख्य रूप से मेवा, वो क्या नाम है यहाँ पे, मंडोर, मंडोर के आसपास। ब्रैकेट में लिख लेना, मंडोर के आसपास। तो मंडोर में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहारों का शासन था विद्यार्थी। और मंडोर आपको पता है जोधपुर में आता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो वंश आया उसका नाम क्या है? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश से पहले हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो वंश शासन करता था उसका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। अब इस राठौड़ों के बारे में ये कहा जाता है कि ये राठौड़ है ना, राष्ट्रकूट थे ना, दक्षिण भारत में एक वंश हुआ है, काफी फेमस वंश था। तो उससे इस राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है, मतलब वही थे ये, उन्हीं के वंशज माने जाते हैं इनको। और फिर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जानकारी देते हैं इन राठौड़ों के। तो कौन सा स्रोत क्या जानकारी देता है उसको भी हम देखेंगे। देखो, राठौड़ों की कुल देवी का नाम क्या है? नागनेची माता। देखो अगला फैक्ट, राठौड़ों की कुल देवी का नाम राठौड़ों की कुल देवी का नाम क्या है? नागनेची माता। अभी मैं व्यक्ति की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, राव सिया की चर्चा नहीं कर रहा हूँ ना, अभी तो केवल मैं इस वंश की चर्चा कर रहा हूँ। अब राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस बात को लेकर अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। तो लिखो, राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। उत्पत्ति को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, जैसे माना कि मैं किसी भी एक ऑथेंटिक बुक को रेफर करता हूँ, उस रेफरेंस में अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो जैसे माना कि मैं ज़्यादातर तो गोपीनाथ शर्मा को मानता हूँ, तो गोपीनाथ शर्मा ने अगर कोई बताया कि भाई इनकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है, ऐसे हुई है, तो मेरी किताब में वो एक लाइन ही लिखूंगा मैं। लेकिन शुरुआत के जितने भी वंश होते हैं उनके बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा है या कौन सा स्रोत क्या जानकारी देता है, तो उनका सबका रेफरेंस दे देना चाहिए, ज़्यादातर का दे देना चाहिए, जिनको परीक्षाओं में माना जाता है। तो उससे क्या होता है, बच्चा एक सही सुलझ जाता है। अब आपने अलग रेफरेंस वाली किताब पढ़ ली, आपने अलग पढ़ ली, मैं पढ़ने आया कि इसने ये कहा, तो सर आप गलत बता रहे हो। आप मतलब मैंने टॉपिक चालू ही नहीं किया, उससे पहले आप रिजेक्ट कर दोगे मुझे। ऐसा होता है कई बार। तो हो सकता है आपने जहाँ से जो स्रोत पढ़ा होगा उसमें केवल आपके उस स्रोत के अनुसार, उस गुरुजी ने जो भी लिखा होगा उसके अनुसार उन्होंने लिख दिया उसमें। बाकी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इनकी उत्पत्ति को लेकर एक मत नहीं है, विवादास्पद मामला है। लेकिन फिर भी किस किस ने क्या कहा है उसके अनुसार हम लिख देंगे, तो आप वाली किताब की लाइन भी इसमें आ जाएगी। क्या लिखा आपने? अर्थात विभिन्न ताम्र पत्रों में, ताम्र पत्र जानते हो ना, ताम्र पत्रों में, कौमा, शिलालेखों में
और प्राचीन साहित्य में, ब्रैकेट में पुस्तक ग्रंथ है ना, साहित्य में क्या आ जाता है, पुस्तक ग्रंथ आ जाते हैं, में राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत प्रतिपादित किए गए हैं। देखो, अलग अलग ताम्र पत्रों में, शिलालेखों में, ग्रंथों में, पुस्तकों में आपको अलग अलग जानकारी मिलेगी, है ना। लिखो, अलग अलग विद्वानों के मत निम्नलिखित है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत निम्नलिखित है, मतलब किसने क्या कहा है, किसको लेकर, राठौड़ों को लेकर। या इस क्षेत्र में जो वंश शासन करने आया उसका नाम है राठौड़ वंश। तो एक इतिहासकार है विद्यार्थियों, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है, जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, उनके अनुसार लिखा रहा हूं मैं। देखो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार लिखो, राठौड़ शब्द संस्कृत भाषा के राठौड़ शब्द संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट शब्द से बना है। देखो, इस राष्ट्रकूट शब्द का भी अपभ्रंश रठ उड़ है। क्या है, रट उड़ है या राड उड़ है। राड उड़ है, और इसी से ही राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। मतलब मेरी बात सुनना, संस्कृत में राष्ट्रकूट शब्द है, और राष्ट्रकूट का अपभ्रंश क्या होता है, रट उड़। क्या है, रट उड़ या फिर राड उड़। और इस राट उड़ से धीरे धीरे लास्ट में क्या बन गया, राठौड़ शब्द बन गया विद्यार्थियों। ऐसा मानना है किसका, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का। देख लिया, ये तो हमें जानकारी देता है कौन, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जानकारी देते हैं इस बात की। तो हम ये कह सकते हैं लास्ट, और सुनना मेरी बात, जब इन विद्वानों में, इन साहित्यिक स्रोतों में, इन पुरातात्विक स्रोतों में काफी मतभेद होने के बाद भी, तो सर हमें एक बिंदु बता दो, इनकी उत्पत्ति हुई किससे है, कहां से आए, तो राष्ट्रकूटी राठौड़ है। सर्वमान्य मत ये है, हालांकि मत को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद है, लेकिन फिर भी एक बात माननी पड़ेगी सर लास्ट में जाके, किसको माने हम। तो एक मान लेना आप, राष्ट्रकूट से कौन बने हैं, राठौड़ बने। और राष्ट्रकूट एक राजपूत जाति है, क्षत्रिय जाति है, जो कि दक्षिण भारत में शासन करती थी। अगला फैक्ट लिखो, मौर्य वंश का एक शासक रहा है जिसका नाम क्या है, अशोक सम्राट। तो अशोक के शिलालेख के अनुसार, अशोक के शिलालेख के अनुसार लिखो,
कुछ दक्षिण की जातियों को रिष्टिक, लटिक, रटिक नाम से जाना जाता था। नाम से जाना जाता था और उन्हीं शब्दों से रट शब्द बना। कौन सा बना? रट शब्द बना। और इस रट शब्द का ही प्राकृत रूप, कौन सा? प्राकृत रूप राष्ट्रकूट है। देखो, मैं जितनी भी माथाफोड़ी बता रहा हूं ना आपको, ये आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो अशोक शिलालेख के अनुसार उसमें कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, जैसे रिष्टिक, लटिक, रटिक, और इनसे ही एक शब्द बना जिसका नाम क्या है? रट। और रट का प्राकृतिक रूप क्या मिलता है? राष्ट्रकूट मिलता है। लिख लिया? और ये इन सब शब्दावलियों के बारे में हम वापस वहां पर भी पढ़ेंगे, जब एक राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे दक्षिण भारत में, उस समय भी इसके बारे में चर्चा करनी होती। लिख लिया? दो स्रोत बता दिए मैंने, कौन कौन से? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इनकी उत्पत्ति किससे बताता है? राष्ट्रकूट से बताता है। और राष्ट्रकूट शब्द बना कैसे, इससे भी प्राचीन एक आपको स्रोत बता दिया मैंने, अशोक का शिलालेख। राष्ट्रकूट शब्द कैसे बना? ओके, हम पूछ गए इसमें। देखो, मारवाड़ के, तीसरा पॉइंट, दो स्रोत हो गया ना, तीसरा लिखो। राज रत्नाकर तथा भाटों के अनुसार, राज रत्नाकर तथा भाट भाटों के अनुसार, पत्थर बाटा, पत्थर को बाटा बोलते हैं वो मत लिख लेना, कास्ट होती है भाट। भाटों के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थे। हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा आपने? तो वहां पे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, राज रत्नाकर या भाटों के अनुसार राठौड़ कौन थे? हिरण्यकश्यप की संतान थे, ध्यान रखना। राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थे। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर G.S. ओझा जी। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और जी लगाओ तो लगा दो। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका मानना यह है विद्यार्थियों, यूपी में एक जगह जिसका नाम क्या है? बदायूं। बदायूं में एक वंश शासन करता था जिसका नाम है राठौड़ वंश। कौन है? राठौड़ वंश। और उन राठौड़ वंश में से ही एक व्यक्ति मारवाड़ क्षेत्र में आए और उन्होंने यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना कर दी। ये किसका मानना है? तो ऐसे लिखो, मारवाड़ के राठौड़, मतलब इनके अनुसार मारवाड़ के राठौड़ के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम, कि मारवाड़ के राठौड़ आए कहां से। लिखो, इनके अनुसार मारवाड़ के राठौड़ बदायूं, बदायूं, और बदायूं कहां पड़ता है? यूपी।
के राठौड़ के बदायूं के राठौड़ वंश से ही संबंधित थे। या हम कह सकते हैं बदायूं के जो राठौड़ है उन्हीं के वंशज माना गया है इनके अनुसार, है ना? समझ गए ना इस बात को? आपने कई ख्यातों का नाम सुना होगा, दयाल दासरी ख्यात, मुणोत नैणसिरी ख्यात। इसी प्रकार जो जोधपुर की ख्यात है ये क्या जानकारी देती है ये भी तो देखें। लेकिन ये ख्यात क्या होती है, जो स्पेशली जिस वंश से संबंधित होती है उसकी बड़ा चढ़ाकर बातें लिखी रहती है। हाँ, तो फिर इनको संदिग्ध पूर्ण माना जाता है, इनमें जो बात लिखी हुई रहती। हाँ ठीक है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए जरूर इनको यूज ले सकते हैं हम। लिखो, जोधपुर की ख्यात के अनुसार, जोधपुर की ख्यात के अनुसार देखो, मारवाड़ के राठौड़ों को, पूरी लैंग्वेज नहीं दे रहा हूं, कि इस ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ों को विश्वतमान विश्वत होता है वैसे, है ना? विश्वत मान के पुत्र बृहदबल की संतान बताया गया है। एक राजा थे विद्यार्थियों, उन राजा का नाम क्या है? राजा विश्वतमान, प्राचीन समय में थे। उन राजा का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? बृहदबल। बृहदबल की संतान बताया गया। तो जोधपुर की ख्यात में राठौड़ों को क्या बताया गया, कहां से संबंधित बताया है? विश्वतमान की संतान नहीं है, विश्वतमान का बेटा है जिसका नाम है बृहदबल की संतान बताया। डायरेक्ट एग्जाम में ये सवाल भी देखा मैंने कि इस ख्यात के अनुसार इनको किसका पुत्र बताया है, या किससे संबंधित बताया है? बृहदबल से संबंधित बताया, ध्यान रखना। और बृहदबल किसका पुत्र है? विश्वतमान का पुत्र है, ध्यान रखना। लिखो, एक ख्यात है जिसका नाम है दयाल दासरी ख्यात। दयाल दास ख्यात, इस ख्यात में विद्यार्थी इनको सूर्यवंशी बताया है। इस ख्यात के अनुसार राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया गया है, तथा ब्राह्मण वंश के, कौन से वंश के? ब्राह्मण वंश के वल्लभराज, या वल्लभराव नहीं, सॉरी, भल्लराव है, भल्लराव, वल्लभराज नहीं, भल्ल राव की संतान बताया है। राठौड़ों को किसकी संतान बताया? भल्लराव की संतान बताया, जो कि ब्राह्मण वंशी है। लिखो, इस ख्यात के अनुसार भल्लराव की पत्नी का नाम राटेश्वरी देवी था। क्या नाम था? राटेश्वरी देवी था। और उससे उत्पन्न संतान का नाम
रटवर था। क्या नाम था? रटवर था। जो आगे चलकर राठौड़ बना। रटवर से क्या बना? राठौड़। तो देखो अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी दे रहे हैं कि राठौड़ सब देखो राठौड़ कौन थे? सूर्यवंशी बताया गया दयालदास ख्यात में, और साथ ही में इनको भलराव और राटेश्वरी देवी की संतान बताया गया है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं बलराव की संतान बताया, पिता का नाम ही आता है, वैसे ज्यादातर माता का नाम नहीं लेते हैं। तो बलराव की वाइफ का नाम क्या था? राटेश्वरी देवी। और इनके पुत्र जो हुआ उसका नाम क्या था? रटवड़, जो आगे जाके किस नाम से जाना गया? राठौड़ नाम से जाना गया विद्यार्थी। तो सर ये तो व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति की फिर उसकी जो संतानें होगी बाद में वो सब राठौड़ कहने लग जाएंगे उनको। ऐसा होता है। तो इससे तो खैर आप संतुष्ट नहीं हुए होंगे कि व्यक्ति के नाम पर ही फिर आगे नाम पे हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। पर जो भी है दयालदास ख्यात तो यही कहती है। अब आप संतुष्ट हो कि नहीं हो बात अलग है, बाकी दयालदास ख्यात में तो यही लिखा हुआ है। मारवाड़ी ख्यात में क्या लिखा हुआ है या जोधपुरी ख्यात में क्या लिखा हुआ है? लिखो, राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार। राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति शिव का जो शीश है ना, उसके ऊपर जो चांद बना हुआ ना, उससे इनकी उत्पत्ति हुई है। देखो, राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताई गई है। लिख लिया? नोट डालो नोट। राजस्थान के राठौड़ों में, राजस्थान के राठौड़ों में जोधपुर के राठौड़, मतलब कहाँ कहाँ के राठौड़ फेमस है? राजस्थान के राठौड़ों में जोधपुर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, किशनगढ़ के राठौड़, हस्ती कुंड या हथुंडी, हस्ती कुंड ब्रैकेट में हथुंडी के राठौड़, पाली में पड़ता है। धनोप के राठौड़, धनोप के राठौड़। जैसे आप चौहान पढ़ते हैं ना, अजमेर के चौहान, साकमरी के चौहान, रणथंबोर के चौहान, हाडोती के चौहान, हैं देवड़ा चौहान, इधर नाडोल के चौहान, पढ़ते हैं ना अलग अलग। तो इसी प्रकार राठौड़ों की भी तो हो सकती है शाखाएं, नहीं हो सकती है? तो फिर और तीन शाखाओं के बारे में तो आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि आपको इतिहास में जानकारी मिलती है इनके बारे में अच्छी तरह। धनोप राठौड़, लिख लिया? वागड़ के राठौड़, वागड़ के राठौड़। हाँ ठीक है, इन्होंने बड़े लेवल पे शासन नहीं किया, लेकिन छोटे मोटे कहीं न कहीं सामंत बन के तो बैठे हुए थे, तो थे ये भी। तो ये सब आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो राठौड़ों की शाखाएं हो गई। अब इन शाखाओं को लेकर अलग अलग मत है, किस व्यक्ति ने क्या कहा उसको भी देख लो आप। लिखो, एक नोट डालो अलग से। और होगी ना बहन जी, और क्या चाहिए? हर्षित है।
लिखो। तो जोधपुर के राठौड़ों की जो शाखा है, इसको लेकर दो मत प्रचलित। कितने? ऐसे नोट डालो। हमने ऐसे लिखना है, मारवाड़ ब्रैकेट में जोधपुर के राठौड़ शाखा को लेकर दो मत प्रचलित है। दो मत प्रचलित है। राठौड़ शाखा दो मत प्रचलित। नैणसी होता है लिखो। मुणोत नैणसी के अनुसार पहला मत, पहला लिखो, एक नंबर डाल लो उसमें। पहला, मुणोत नैणसी के अनुसार। चलो मैं पूरा इसको दे देता हूँ। मुणैत नैणसी के अनुसार लिखो इसके बारे में। मोहम्मद गौरी ने 1194 में में कौन सा युद्ध हुआ था? हाँ, चंदावर। चंदावर के युद्ध में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक क्या नाम था? कन्नौज के शासक जय चंद गहड़वाल को समाप्त कर दिया था। समाप्त कर दिया था तथा इस घटना के कुछ वर्षों के बाद में, इस घटना के कुछ वर्षों के बाद में जयचंद गढ़वाल के पौत्र, पोता होता ना, पोता, पौत्र सिया, जयचंद गढ़वाल के पौत्र सिया ने पाली के आसपास, कहां पर? मारवाड़ का हिस्सा है। पाली के आसपास 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की। राठौड़ वंश की स्थापना की। लिख लिया? नोट। इस मत का समर्थन जोधपुर की ख्यात करती है। कौन करती है? जोधपुर की ख्यात एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। देखो, दो ग्रंथ लिखे गए थे, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रप्रदाय ने लिखा था विद्यार्थियों। किसने लिखा था? चंद्रप्रदाय ने लिखा था। और पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा था। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो यानी चंद्रप्रदाय द्वारा रचित जो पृथ्वीराज रासो है
वो भी इस बात की पुष्टि करता है। देख लिया क्या लिखा आपने दूसरा? पृथ्वीराज रासो कॉमा कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड तथा दयाल दासरी ख्यात दयाल दासरी ख्यात करती है। एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं सेंट्रल लेवल के, ये तो स्टेट लेवल के सारे, ये तो कैसे हैं स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के हैं पंडित रेव। कौन से हैं? पंडित रेव। पंडित रेव ने भी इस बात का समर्थन किया है और उन्होंने भी कहा है कि जो मारवाड़ के राठौड़ थे, ये कहीं न कहीं कन्नौज का जो शासक था इसका नाम जयचंद गढ़वाल, उसी के वंशज थे। नोट डाल के लिखो। पंडित रेव ने भी पंडित रेव ने भी मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज का ही माना है। कहाँ का माना है? कन्नौज का ही माना है तथा उन्हें जयचंद गढ़वाल का वंशज बताया है। जयचंद गढ़वाल का वंशज बताया है। जयचंद गढ़वाल वही है संयोगिता वाला? संयोगिता वाला नहीं, संयोगिता इसी की पुत्री थी, वाला नहीं। देख लिया? देख लिया? अब देखो दो मत आते हैं, एक तो बताते हैं इसको मतलब कन्नौज की शाखा से संबंधित बताते हैं, और एक बताएंगे बदायूं की शाखा से। किससे? बदायूं है ना यूपी में, कन्नौज और बदायूं दोनों यूपी में। एक मत तो हो गया मरणोत्तरसी के अनुसार हो गया, या हम ये कह सकते हैं इन सब के अनुसार। जोधपुरी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, कर्नल जेम्स टोड, दयाल दास, पंडित रेव, ये सब क्या कहते हैं कि ये मारवाड़ के जो राठौड़ थे ये कन्नौज शाखा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? कन्नौज से संबंधित थे। अब दूसरे आएंगे वो बदायूं की शाखा का बताएंगे इनको। कहाँ का बताएंगे? बदायूं। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में, ध्यान रखना, लिख लेना ये भी यूपी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इनका मानना ये सभी इतिहासकारों का, ये जो राठौड़ आए थे यहाँ पर ये यूपी से आए थे। कहाँ से आए थे? यूपी से आए थे। एक मत हो गया? अरे आना तो बोला करो रे, तुम तो ऐसे लग रहा है जैसे टेंशन में चले गए हो सारे। क्या बात है? इतिहास में तो चले गए लेकिन समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो फिर ऐसा लग रहा है मतलब मुझे तुम्हारी भावनाओं से, जैसे तुम्हारे चेहरों से, कि समझ में नहीं आ रहा हो। हाँ? अच्छा ये सोच रहे हो इतना याद करना पड़ेगा? इतना याद मत करो, इतना पढ़ो। याद नहीं करना, केवल पढ़ना है, और पढ़ोगे तो स्वतः याद हो जाएगा। एक मत हो गया विद्यार्थियों? जोधपुर या मारवाड़ के राठौड़ की जो शाखा है उसको लेकर दो मत है। कितने मत है? दो मत है। तो प्रथम मत हो गया, लिखो दूसरा मत। ये प्रथम मत था। दूसरा मत, दूसरा मत लिखो। इस मत के अनुसार, नाम नहीं आएगा, बाद में समर्थक आएंगे डायरेक्ट ही, ज्यादा नाम हो जाता है ना, फिर एक नाम कैसे लिखूं? लिखो। इस मत के अनुसार जोधपुर के राठौड़, इस मत के अनुसार जोधपुर के राठौड़ बदायूं की शाखा से संबंधित थे। किससे थे? बदायूं की शाखा से संबंधित थे, न कि कन्नौज शाखा से संबंधित थे।
देखो विद्यार्थियों, हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। राठौड़ की शाखा को लेकर दो मत है। तो इसको जो कन्नौज की शाखा से संबंधित बताया, उसका प्रतिपादक कौन, किसने किया था? प्रतिपादक। और समर्थन किसने किया था? इन सब ने। ठीक है। इसी प्रकार अगर इस बदायूं शाखा का प्रतिपादक की बात आ जाए तो डॉक्टर हॉर्नली। कौन है? डॉक्टर हॉर्नली। और फिर इसका जो समर्थन करेंगे डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। लिखो, इस मत का सबसे पहले प्रतिपादन डॉक्टर हॉर्नली ने किया था। लिख लिया विद्यार्थियों? क्या लिखा आपने? ये बदायूं शाखा का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया? डॉक्टर हॉर्नली ने। तथा इसका समर्थन डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया है। तो एक तरफ तो डॉक्टर हॉर्नली है, और कौन है इसका साथ देने वाला? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। और एक तरफ इतने स्रोत है। अब देख लेना आप किसका मानना चाहते हो। लिख लिया ना आपने? ओके। अब देखो विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश में राठौड़ वंश शासन कर रहा है। उस समय उत्तर प्रदेश वगैरह नहीं कहते थे इसको। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो राठौड़ वंश शासन कर रहा है, इसकी दो शाखाएं हैं। एक तो कन्नौज शाखा। कौन सी? कन्नौज शाखा। और एक बदायूं शाखा। लेकिन ये मारवाड़ में जो आए ना, वो कन्नौज वाले आए, एक बदायूं वाले आए। इस बात को लेकर मतभेद है। अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी देते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसके अनुसार बताया कि कहां से आए थे ये? बदायूं से बताया। लेकिन मूर्णवत नैन सिंह किसके बारे में बोलता है? पृथ्वीराज रासो किसकी जानकारी देता है? कन्नौज से आए थे ये लोग, है ना। अब ध्यान देना, अब ओझा जी ने सपोर्ट कर दिया किसको? डॉक्टर हॉर्नली को। इसका कहने का मतलब यह है कि भाई जो कन्नौज में राठौड़ वंश थे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सूर्यवंशी थे। कैसे थे वो? सूर्यवंशी। और जो बदायूं में थे ना, वो चंद्रवंशी थे। वो कैसे थे? चंद्रवंशी। आपको पता है दयालदास ख्यात में उनको सूर्यवंशी बताया गया है। तो फिर कन्नौज से होंगे वो। एक नोट डालो, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कन्नौज और बदायूं के राठौड़ अलग अलग है। अलग अलग है। लिख लिया? लिख लिया? कन्नौज के राठौड़ सूर्यवंशी है, जबकि बदायूं के राठौड़ चंद्रवंशी है। कैसे है? कन्नौज के राठौड़ कैसे है? सूर्यवंशी है। और बदायूं के राठौड़ चंद्रवंशी है। अतः संभवतः, ओझा जी क्या कह रहे हैं? अतः संभवतः मारवाड़ के राठौड़ कैसे थे? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी थे। सर, अंतिम मुकाम पर पहुंच जाओ तो हम क्या माने इनको? तो भाई लिख लो, नोट डालो। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर
इतिहासकार एक मत नहीं है, इतिहासकार एक मत नहीं है, फिर भी इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित माना जा सकता है। इसलिए विद्यार्थियों, तो ये मारवाड़ क्षेत्र के बारे में हमने लिख लिया, राठौड़ वंश के बारे में लिख लिया, और जो व्यक्ति आएंगे यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले, उनका नाम रहेगा सिया। अब राव सिया को लेकर भी मतभेद रहेगा कि राव सिया कौन थे, राठौड़ थे कि नहीं थे। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थी।